तो ये कहा गया है कि जो समाज के उत्पत्ति हुई है वो इस आदि पुरुष से हुई है, और उसके मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य और उसके पांव से शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ। कौतूहलशाला में आपका स्वागत है. We really welcome you to today's episode because it is a very interesting and important episode. We are today talking of something which is very sensitive, touchy subject for Hinduism, and also which has been troubling us for centuries. We are talking of jati, varn, and caste. अब आपको पता है कि कौतूहलशाला में हम इधर उधर की बात सुन के विश्वास नहीं करते हैं. We call our experts and depend on them for giving us historical facts. तो आज हमारे बीच हैं अशोक मिश्रा जी, who's independent analyst and researcher and the author of the Hinduism series. So Ashok ji, welcome today to our program. It's so nice to have you. And we have something which you'll also find very interesting. We are talking about caste and varn. नमस्कार आराधना, और बहुत धन्यवाद मुझे कौतूहलशाला के मंच पर बुलाने के लिए. दर्शकों और श्रोताओं का भी मैं नमन करता हूं, और इस कार्यक्रम को शुरू करें. आप पहला प्रश्न पूछें. तो let's start. We're talking about jati, varn और caste. क्या ये सेम है? Are they the same? तो आराधना, caste, as we all know, is an English word, और ये वर्ड आया है पोर्चुगीज वर्ड कास्टा से. ये रिलेटिवली रीसेंट टर्म है, Okay. which refers to जाति एंड वर्ण. पर जाति और वर्ण ये काफी क्लोजली कनेक्टेड हैं और इंटरचेंजेबल भी यूज होते हैं. वर्ण बहुत पुराना है. इट इज रूटेड इन ऋग्वेदा, एंड जाति केम मच लेटर. I see. तो वर्ण ओवर पीरियड ऑफ टाइम गॉट इवॉल्व्ड in the form of jati. Okay. So, since we're talking about jati varn, तो थोड़ा सा और उसके बारे में जान ले आगे बढ़ने से पहले. What is the basic difference between varn and jati then? वर्ण, जैसा मैंने अभी बताया, it comes from वैदिक पीरियड. तो वर्ण का मतलब होता है कलर या कॉम्प्लेक्शन. पर वर्ण के कई मतलब और होते हैं. जैसे हम लोग वर्णाक्षर, आई वगैरह को हम लोग वर्णाक्षर जो कहते हैं, उसी तरह वर्ण क्रम, स्कीम ऑफ कलर्स. तो वर्ण के कई अर्थ होते हैं. पर वर्ण जो हम लोगों के डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली दफा यूज किया गया है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 पार्ट्स. I see. But you mentioned mandal and purush. Can you explain a little what is mandal actually? Chapter है क्या? तो देखिए, ऋग्वेद हमारा पुरातनतम धार्मिक स्क्रिप्चर है. Perhaps the oldest religious scripture of human civilization, but it was not all written at the same time.
जो इसका सबसे अंत में लिखा गया है वो है 10वां मंडल. बाय मंडल व्हाट इज मेंट इज these are chapters or books. So Rigved has 10 chapters or 10 books जिनको संस्कृत में मंडल कहा गया है. तो जो सबसे आखिरी वाला मंडल मीन्स द मोस्ट रीसेंट मंडल, आई वुड say it was written around 1500 BC. उस पीरियड में ये इसकी रचना हुई है. और इसमें हिम्स हैं, पूरे ऋग्वेद में हिम्स हैं जिनको सूक्त कहा जाता है. अच्छा. और जो उसमें एक सूक्त है जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में. नाउ पुरुष सूक्त, जो आपका प्रश्न है कि पुरुष के किस संदर्भ में यूज किया गया है, पुरुष ऑफ कोर्स इज मेल. जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल का, दैट इज अबाउट अ प्रिमोर्डियल मैन, एक आदि पुरुष के बारे में है, विच ऑब्वियसली इज सिंबॉलिक. तो ये कहा गया है कि जो समाज के उत्पत्ति हुई है वो इस आदि पुरुष से हुई है, और उसके मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य, और उसके पांव से शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ. अब अगर आप आदि पुरुष को समाज का रूप मान लें तो इसके मतलब समाज में 4 वर्गों को विभाजित कर दिया गया. मुख, जैसा आपको मालूम है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, जिससे वाणी निकलती है, जिससे ज्ञान, जिससे कम्युनिकेशन होता है. भुजाएं वो रिप्रेजेंट करती हैं ताकत को, बाहुबल. वो क्षत्रिय बने जिनका काम था रक्षा करना. अच्छा. जो जंघाएं हैं उससे वैश्य उत्पन्न हुए, who were the providers, so they provided to the society the things for sustenance. और शूद्र, जो इन तीनों वर्गों की सेवा या देखभाल के लिए हुए. अब इसमें ब्राह्मण चूंकि मुंह से हुए थे, और वो ऐसा समय था, वैदिक पीरियड, जो यज्ञ सेंट्रिक था, तो सारे यज्ञ करवाना ब्राह्मणों का ही काम था. सो दे बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, दे बिकेम क्रिटिकल. क्षत्रिय भी बड़े इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि उनका काम प्रोटेक्ट करना था, डिफेंस. तो इन 4 वर्णों में ये 2 वर्ण बड़े इंपॉर्टेंट हो गए. They became powerful, you mean to say. Yes. तो इस तरह से 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया. This is very interesting. And मतलब when we talk of the beginning or the evolution, तो वही period है इसका. हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि इससे शुरुआत हुई, और सबसे पहला यही हम लोग को रेफरेंस मिलता है. पर जैसा आप जानती हैं कि अगर ये शुरुआत ही हुई तो ये ऑब्वियसली उनकी ऑक्यूपेशन बेस्ड थी, ये उनके जन्म के आधार पर नहीं थी. कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता था, कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता था. वो किसी भी परिवार में पैदा हो, एंड देन ही चोज, इफ ही देखिए वो सोसाइटी थी ट्राइबल सोसाइटी. वैदिक सोसाइटी वाज एसेंशियली ट्राइबल सोसाइटी. अब ट्राइबल सोसाइटी में जो ट्राइब्स हैं उनको कुछ आदमियों को चाहिए जो प्रोडक्शन का काम करें, कुछ लोग हैं जो प्रोवाइड करें लोगों को. ब्राह्मण का तो रोल की था ही, क्योंकि रोज यज्ञ करना है, और अगर यज्ञ करना है तो वो मंत्रोच्चारण और रिचुअल्स तो केवल ब्राह्मण ही कर सकता था. तो ब्राह्मण वॉज क्रिटिकल, क्षत्रिय वॉज ऑल्सो क्रिटिकल. वैश्य अगर प्रोवाइड नहीं करता तो सोसाइटी कैसे सस्टेन करेगी. Absolutely. और शूद्र अगर इन सब की देखभाल करने के लिए अगर वो क्लास नहीं होगा तो इट वॉज अ very scientific way of dividing a society in which, according to the need,
द क्लासिफिकेशन वाज डन, और 4 क्लासेस कर दी गई थी 4 तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए। That means what we have come to know till now is basically it was society structure. They wanted to Absolutely, have a proper structure so that everybody has their duties and goes about it. absolutely, absolutely. Okay. So, fine. You have explained nicely about Varna and all. थोड़ा जाति के बारे में भी बता दीजिए. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए क्या हुआ कि इसके लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वैदिक सोसाइटी एसेंशियली तो वो कबीले थे और पशुपालन करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो दे वर पास्चरलेस। पहले तो हंटर गैदरर्स थे, पर व्हेन दे बिकेम पास्चरलेस तो अपने जानवरों को, अपने कैटल को लेके जहां चारा वगैरह मिला वहां गए, जहां खाने की चीज मिली वहां गए। तो वो स्टेज से जब वो एग्रीकल्चरिस्ट बने, देन दे गॉट रूटेड टू लैंड। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप कोई फसल की पैदावार कर रहे हैं, तो आपको तब तक रोकना है जब तक फसल पक नहीं जाती और आप उसको काट नहीं लेते। बिल्कुल. तो का नेचर बदलने लगा। पास्चरलिस्ट से वो एग्रीकल्चरिस्ट जब बने तो अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, और जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ तो गांव बने, फिर कस्बे बने, और फिर बड़े शहर बने। अब जब गांव, कस्बे और शहर बने तो डिवीजन तो वही था 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर एज सोसाइटीज इवॉल्व, जब सिविलाइजेशन डेवलपमेंट होता है तो अर्बनाइजेशन में नए नए ऑक्यूपेशंस सामने आते हैं। हाँ, काम भी बढ़ जाता है. राइट. नए नए तरह के काम आते हैं। अब घर बनाना है, सबके लिए प्रोवाइड करना है, मिट्टी का कुम्हार को सामान, कपड़े प्रोवाइड करने हैं, ज्यादा अन्न प्रोवाइड करना है, नए नए ऑक्यूपेशंस। अब जब नए नए ऑक्यूपेशन होते हैं तो वो समस्या ये आई कि उनको कहाँ फिट किया जाए, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में या शूद्र में। इट वॉज नॉट, हम लोग को लगता है कि इट वॉज अ सिंपल थिंग, बट इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। अब उसका एक मैं उदाहरण देता हूं जो मेरा बड़ा फेवरेट उदाहरण है कि उस समाज में जब अर्बनाइजेशन हो गया तो वैदिक आर्यंस यूज्ड चैरियट्स, रथ। अब रथ के मल्टीपल यूज थे। एक तो ट्रांसपोर्ट, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दूसरा इन डिफेंस, जब वॉर होते थे उसमें उनका यूज होता था। अब रथ बनाना कॉम्प्लेक्स चीज है। रथ बनाने के लिए एक कारपेंटर की जरूरत होती है जो उसके पहिए बनाए, उसमें स्पोक्स बनाए, उसका व्हील को जॉइन करे, कैरेज बनाए, उसमें 2 डंडे बनाए जो कि घोड़े के ऊपर रखे जाएंगे, और उनको बांधने का, और ये सब। तो फिर उसमें लोहार का भी काम। तो इट कॉल्ड फॉर मल्टीपल स्किल्स। अब जो इन सब के अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि दैट पर्सन जो रथ बनाता था, he also had to have a skill of combining all things properly and producing a final product, chariot, right, which had to function in adverse conditions. तो इस स्किल के आदमी को आप शूद्र तो नहीं बना सकते, और बनाने की कोशिश की भी अगर गई, he was so critical to the society that he refused. आप उसको वैश्य भी नहीं बना सकते, ब्राह्मण वो हो नहीं सकता क्योंकि यज्ञ करना करवाना उसमें नहीं था। exactly. क्षत्रिय वो था नहीं, बिकॉज ही वॉज नॉट बियरिंग आर्म्स। तो उसको कहाँ फिट किया जाए। तो इस तरह की अनेक समस्याएं रोज उत्पन्न होती गई जैसे जैसे नए प्रोफेशन आते गए। सो क्वेश्चन केम वेयर टू फिट देम। तो ये नए ऑक्यूपेशन जाति बने। ओके। तो जो रथकार था, जो
रथ बनाता था, तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम तो शूद्र नहीं है, हमें तो आप और कहीं फिट कीजिए। एंड दे हैड टू, फॉर वेरी दे हैड टू बी प्रैग्मेटिक अबाउट इट। Mhm. तो इस तरह से नए नए ऑक्यूपेशन जब आए तो नई नई जातियां बनी, और फिर जातियों से उपजातियां बनी। तो वर्ण से ही जातियों की उत्पत्ति हुई। हम्म? Okay, all right. एक तो ये बात। Uh-huh. दूसरी, जो ये जातियां बनी वो वर्ण व्यवस्था की वजह से भी बनी। अब होता ये था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्ण दे बिकेम वेरी रिजिड, वर्ण व्यवस्था रिजिड हो गई। जैसा मैंने पहले कहा था कि पहले तो कोई कमी किसी भी उसमें जा सकता था, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वर्ण व्यवस्था बड़ी रिजिड हो गई। सो देन इट स्टार्टेड बिकमिंग बाय बर्थ। Okay. अच्छा, जब वो हो गया हम्म। तब ये था कि एक उच्च वर्ण का आदमी अपने से नीचे वर्ण की स्त्री से अगर शादी कर रहा है तो उसकी संतान क्या होगी? वो वर्ण संकर कहलाया। उसको कहाँ फिट करेंगे? अगर ब्राह्मण ने क्षत्रिय कन्या से शादी करी तो जो संतान है वो ब्राह्मण रहेगी कि क्षत्रिय रहेगी? तो इस तरह से वेरियस कॉम्बिनेशंस। अब अगर क्षत्रिय पुरुष ने ब्राह्मण कन्या से शादी करी तब उसके पुत्र या संतान की क्या स्थिति होगी? But तो was ये it जो, even, sorry, was it even allowed? हाँ हाँ हाँ, इट हैड सैंक्शन, यस यस यस, इसको हमारे धर्म ग्रंथों की सैंक्शन है ये। तो ये वर्ण संकर कहलाए, और विद द रिजल्ट आप, ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए कि 4 वर्ण है उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से शादी कर सकता है, वैश्य से, शूद्र से, और वो ब्राह्मण पुरुष के बजाय वो ब्राह्मण स्त्री, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय पुरुष से शादी कर। तो इस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन, सेवरल हंड्रेड। तो ये सब भी उपवर्ण या जाति बन गए। तो इन 2 तरीके से जातियां बनी, और ये जातियां भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम फ्रीज कर गई। शुरू में जातियां भी फ्लेक्सिबल थी। Fluid. All that. जी। Okay, okay. It's been very interesting to hear this. कि how it started, इतना fluid था, बाद में it started hardening up, right? Okay, थोड़ा आगे जाएं, in fact काफी आगे जाएं, तो when Upanishad का period आया, so things must have changed because I have read somewhere कि it was like a Renaissance period. Absolutely, you have put it very well. तो आराधना देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इट वॉज अ रिचुअलिस्टिक सोसाइटी जिसमें यज्ञ वॉज सेंट्रल एक्टिविटी जो थी वो यज्ञ थी। वैदिक आर्यंस की लाइफ इट रिवॉल्व्ड अराउंड यज्ञ। अब विद पैसेज ऑफ टाइम जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ तो जो यज्ञ पहले कबीले में होता था वो 2 बाई 2 फीट की वेदी में आपने यज्ञ किया, और अगले दिन कबीला कहीं और मूव कर गया, वहां पर जाके यज्ञ किया, देवताओं का आह्वान किया, देवताओं को प्रसन्न किया, देवताओं को आहुति दी, ये था। पर जब सोसाइटी एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी बनी और अर्बनाइजेशन हुआ तब नए नए क्लास डेवलप हुए, फिर राजा बने, राजन बने, जनपद बने, और जो कॉमर्शियल क्लास था उनके गिल्ड्स बने which were very powerful. They had a lot of money. The trading class, I mean. सुनार, अब जैसे सुनार की क्लास जो थी, अब उन लोगों का बड़ी स्ट्रॉन्ग गिल्ड थी। They used to act as a pressure group. They always had money. हाँ, तो जो धनाढ़ लोग थे, जो श्रेष्ठी लोग थे, तो इन लोगों ने
उन रिचुअल्स का स्वरूप बदल दिया। अब वो बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, वो पोर्टेबल यज्ञ नहीं रह गए 2x2 की वेदी के। अच्छा, अब आकांक्षाएं भी बढ़ी, काम में भी बढ़ा, डिजायर बढ़ी। अब वो राजा चाहता था कि वो चक्रवर्ती राजा बने, तो अश्वमेध यज्ञ करता था। अब अश्वमेध यज्ञ 2 साल तक चलता था, उसमें रोज हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी और 10-10 हजार गौएं दान में दी जाती थी, और उन गौओं के सींगों में सोना जड़ा होता था और उनके खुरों में सोना। तो द होल थिंग became very opulent affair, too much होता है। and gradually it went beyond the reach of a common man. हिंदुज्म का एक बड़ी खासियत ये रही है हमेशा से आराधना, कि जब भी इसमें इस तरह के विकार या दोष उत्पन्न होते हैं तो इट हैज एन इंटरनल करेक्शन मैकेनिज्म। रिचुअल हैज ओवरटेकन एवरीथिंग एल्स। हु इज द क्रिएटर एंड हु आर वी एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद हिम। इसका भी बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा हिंदू समाज पर। देयर इज नोबडी बिटवीन गॉड एंड यू, क्योंकि तब तक आइडल वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी उस काल तक, और फिर रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, और फिर ब्राह्मण और क्षत्रियों का नेक्सस हो गया था, तो वो अछूत और शूद्रों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देना है, ये सब हो गया था शुरू।